हाय पेज, तो हम लोग आ चुका अपना फिजिकल साइंस का 7th वीडियो लेकर। ठीक है, अगर आप लोगों ने 1 से 6 तक नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था और ये खत्म होने ही वाला है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाओ 1 से 6 तक देख लो, उसके बाद 7th वीडियो देखना। ठीक है, हम लोग छठा वीडियो में क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग छठे वीडियो में पढ़े थे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से विद्युत किस प्रकार से या नई प्रकार की ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, वो हम लोग पहले वीडियो में माने 6th वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें 2 प्रकार के बारे में पढ़े थे। हम क्या पढ़े थे? पवन ऊर्जा के मदद से किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और ज्वारीय ऊर्जा के मदद से किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। आज हम लोग 2 और प्रकार के ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी किसे कहते हैं, उसकी क्या विधि है, किस प्रकार से उसमें ऊष्मा उत्पन्न की जाती है इस स्रोत के माध्यम से। और दूसरा बायोमास या बायोगैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले आज हम लोग का जो तीसरा प्रकार का ये सोर्स रहेगा एनर्जी का बनाने का, वो क्या रहेगा? भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, होता क्या है देखो, तुम लोग को एक कहानी पता होगा कि पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? सूर्य का छोटा सा टुकड़ा है, टूट के बहुत साल पहले टूट के अलग हो गया था। ठीक है, सूर्य सोचो इतना गर्म है, तो पृथ्वी भी क्या होगा? अपनी शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होगा। ठीक है, अब क्या हुआ? पृथ्वी के ऊपर जब बारिश, आंधी, तूफान, वर्षा ये सब हुआ ना, तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं वो क्या हो गया? एक्चुअली में ठंडा हो गया। लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग, अंदर वाला भाग अभी भी क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म है। कोई भी चीज़ गर्म, कोई अंदर का भाग क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इतना तुम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। वही लार्वा ज्वालामुखी फूट के निकलता है। ठीक है, तो उसी से वो जो गर्म है, कोई भी चीज़ गर्म रहता है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा रहती है? ऊष्मा ऊर्जा रहती है। ठीक है, उस ऊष्मा ऊर्जा के मदद से हम लोग विद्युत ऊर्जा जब बनाते हैं ना, विद्युत ऊर्जा, उस ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग कर हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उसी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। देखो होता क्या है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी या फिर भूतापीय ऊर्जा या भूगर्भीय ऊर्जा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखना है इसका डेफिनेशन में? जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण भूजल गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिसके सहायता से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। होता क्या है? पहली बात तो जो ऊष्मा के कारण क्या होता है? पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने के कारण पानी किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प में परिवर्तित हो जाने के बाद वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाने के बाद वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसमें एक प्रकार की गति आ जाती है और उस गति के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करते हैं। सिंपल सा एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। यहाँ पे तुम लोग देखे होगे मम्मी जब खाना बनाती है, प्रेशर कुकर गैस पे डाल देती है, तो पहले क्या होता है? ताप ऊर्जा मतलब ऊष्मा के मदद से प्रेशर कुकर के अंदर का पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने के बाद पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प क्या होता है? गर्म होने के बाद वो ऊपर जाना। कोई भी चीज़ गर्म होने, सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ भी और मजा आएगा। अभी समझ लो, कोई भी चीज़ जब हल्की गर्म होती है ना तो हमेशा क्या जाना चाहती है? ऊपर जाना चाहती है। समझ रहे हो ना? तो क्या होता है? वाष्प जो है वो गर्म है और गर्म वाष्प कहाँ जाना चाहेगा? ऊपर। इसलिए देखते होगे जब अंदर में पानी होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है गर्म होने के बाद, तो क्या होता है? सीटी अपने आप बजने लगता है। एक्चुअली में क्या होता है? कुछ जो वाष्प है वो सीटी को धक्का देता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? सीटी बजने लगता है। मतलब समझ रहे हो ना? वाष्प में इतनी शक्ति है, क्योंकि वाष्प में इतनी शक्ति है कि वो क्या करती है? प्रेशर कुकर के सीटी को धकेल देती है। मतलब वाष्प में किस प्रकार की ऊर्जा है? गति ऊर्जा है। उसी का उपयोग कर हम टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन घुमा के क्या करेंगे? विद्युत उत्पन्न करेंगे। बस इतना समझ लो। ठीक है, अब 2 पॉइंट यहाँ तक डेफिनेशन लिख लेना। अब 2 पॉइंट अच्छे से समझना। ठीक है, होता क्या है? यहाँ गतिविधि बोला है ना, क्या गतिविधि होता है? देखो, पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा भौगोलिक परिवर्तन के कारण ऊपर धकेल दिया जाता है, जो आकर बड़े बड़े चट्टानों के मध्य फंस जाता है। इस विशेष स्थान को जहां मैग्मा एकत्रित होता है उसे गर्म स्थल कहेंगे। ठीक है, हॉटस्पॉट कहेंगे, हॉट स्पॉट। ठीक है, मॉइल वाला हॉट स्पॉट नहीं। देखो होता क्या है। ठीक है, समझ लो ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी में ऊपरी सतह क्या अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन अंदर में क्या होता है? लाल लाल मैग्मा होता है। फोटो आ रहा होगा इधर। ठीक है, लाल लाल क्या होता है? मैग्मा होता है। ये बहुत ज़्यादा दूर, तुमको लग रहा है ये तो भैया यहीं पे है, ये ऊपरी सतह काहे नहीं गर्म हो जाता? ये बहुत ज़्यादा दूर है। क्या है? बहुत ज़्यादा दूर है। इतना ज़्यादा गर्मी अंदर है, लेकिन ये ऊपरी सतह बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हम लोग को महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुछ भौगोलिक परिवर्तन होता है, भौगोलिक परिवर्तन बोलने का मतलब समझ लो भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या फिर मैंने कुछ भी भूसंकलन आ गया, ऐसे धरती ऐसे धंस गया,
इस प्रकार का कुछ भी घटना घटित होता है तो ये मैग्मा क्या होता है, ये मैग्मा यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ पे कहीं आ जाता है, यहाँ पे पृथ्वी के सतह के करीब आ जाता है। पृथ्वी के सतह क्या आता है, थोड़ा बहुत मैग्मा पृथ्वी के सतह के करीब आ जाता है। लेकिन ये बाहर निकल सकता था, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा चट्टान यहाँ पे इसको रोक लेता है। बहुत बड़ा बड़ा चट्टानों को पार करके ये पृथ्वी के सतह तक नहीं जा पाते, पृथ्वी के सतह के ऊपर नहीं जा पाता। ये चट्टानों के बीच क्या हो जाता है, फंस जाता है। और जहाँ ये फंसता है ना इन चट्टानों के बीच, ये जो स्थल है जहाँ पे ये मैग्मा चट्टानों के बीच फंस जाता है, उसी स्थल को हम बोलेंगे हॉट स्पॉट या फिर गर्म स्थल। समझ में आया ना, समझ लो अंदर में मैग्मा है, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है। पृथ्वी के अंदर क्या है समझाते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर बीच में यहाँ मैग्मा है, ठीक है। कुछ हलचल हुआ जिसके कारण मैग्मा निकल के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, उसको पार करके मैग्मा उधर नहीं जा पाया, तो ही मैग्मा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। उसी स्थान को जहाँ मैग्मा जाके चट्टानों के बीच फंस जाता है ना, उसी को बोलेंगे गर्म स्थल या हॉट स्पॉट। मोबाइल वाला नहीं, ठीक है, ये नहीं कि इसको चालू किया तो नेट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। अब होता क्या है समझ लो। अब दूसरा देखो, पूछेगा हॉट स्पॉट किसे कहते हैं या गर्म स्थल किसे कहते हैं, तो ये डिफिनेशन लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, जब भूमिगत जल गर्म स्थल के संपर्क में आता है तो वाष्प उत्पन्न होता है। कभी कभी इस गर्म जल को पृथ्वी की सतह से निकलने का भी मार्ग मिल जाता है। इस निकास स्थल को उष्ण स्रोता कहते हैं। देखो होता क्या है, ये पृथ्वी है, मैग्मा यहाँ था, मैग्मा हलचल के कारण क्या इधर आ गया, बड़ा बड़ा चट्टान इसको रोक लिया, ठीक है, बड़ा बड़ा चट्टान रोक लिया, ठीक है, बड़ा बड़ा चट्टान क्या हुआ, रोक लिया, ठीक है। जहां पे रोकता है इस स्थल को हम क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैग्मा जाता है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मैग्मा चट्टान नहीं रहता, यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़े बहुत चट्टान आते हैं, और इसके ऊपर सब लोग जो पानी है, अंदर का जो पानी है, तुम लोग को पता है ना, नल पाइप डालते हैं अंदर, मतलब जो पानी है, पानी का जो सोर्स है वो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर है। तो मैग्मा क्या होता है, ये जो पृथ्वी के अंदर जो पानी का सोर्स है, अंदर तालाब वालाब जो भी है, ठीक है, अंदर कोई ऐसा जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, उसके नीचे ये मैग्मा चला जाता है। उसके नीचे कौन चला जाता है, ये मैग्मा चला जाता है, ठीक है। अब ये अंदर को पानी को क्या करता है, जैसे प्रेशर कुकर का अंदर का पानी आग से गर्म हो जाता है ना, वही समझ लो पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यहाँ पे भूगर्भीय जल बहता है, ठीक है। अब मैग्मा यहाँ हलचल करते हुए मैग्मा इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये मैग्मा क्या करेगा, यहाँ के पानी को गर्म करेगा, यहाँ के पानी को क्या करेगा, मैग्मा गर्म करेगा। गर्म करने पे क्या होगा, वाष्प उत्पन्न होगा, गर्म करने पे क्या होगा, वाष्प उत्पन्न होगा। और कभी कभी क्या होता है, ये वाष्प, ये पानी है ना, गर्म होके ये पृथ्वी की सतह से कहीं से निकल जाता है, पृथ्वी की सतह से क्या निकल जाता है, और वहाँ पे एकत्रित ऐसे करके एक तालाब बन जाता है, ठीक है। और उस तालाब का पानी हमेशा क्या होता है, गर्म रहता है। एक्चुअली में समझ में आया ना, पानी कैसे गर्म होता है, मैग्मा के कारण भूगर्भ जल गर्म हो जाता है, और किसी जगह से, पृथ्वी के किसी एक जगह से क्या होता है, वो पानी निकल जाता है। जहाँ से निकलता है ना, उसी को बोलेंगे उष्ण स्रोत या हॉट स्प्रिंग। समझ में आया ना, जहाँ से पानी पृथ्वी की सतह को फाड़ के निकल जाता है ना, गर्म पानी, उसी को बोलेंगे हॉट स्प्रिंग या फिर ये उष्ण स्रोत। तो समझ में आया क्या है, समझ में आया ना। अरे कार्टून में देखोगे गर्म पानी, मैंने कार्टून में देखोगे बहुत बड़ा गर्म पानी का स्रोत है, ठीक है, वहाँ पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी मिलेगा, ठीक है। तो कोई अंदर में थोड़ी ना हीटर जला के रखता है, ठीक है, या गीजर जो भी होता है पानी गर्म करने वाला, ठीक है। और एक्चुअली में ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से क्या होता है, मैग्मा अंदर का जो रहता है वो पानी को गर्म करता है। ये पानी क्या होता है, किसी गतिविधि के कारण क्या होता है, पृथ्वी के सतह के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ का पानी जो भी तालाब टाइप का बन जाता है, जहाँ पे पानी एकत्रित होता है ना, वहाँ का पानी हमेशा इस विधि के कारण क्या होता है, गर्म होता है। तो जहाँ से ये पानी निकलता है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग बोलेंगे। समझ में आया, हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं, यहाँ तक समझ में आया ना, समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिखो, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसके पहले लिखो इसको। अब हम लोग देखेंगे कि जो भूतापीय ऊर्जा है उसकी मदद से विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। हमको पता है, सिंपल सा ट्रिक बताए थे, क्या, किसी भी ऊर्जा की मदद से अगर तुमको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है तो उसके लिए तुमको टरबाइन घुमाना पड़ेगा। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर का आर्मेचर भी घूमेगा, ठीक है। ये सब तुमको नहीं पता, 6 वीडियो देख लो, वहाँ बता दिए थे, ठीक। आर्मेचर घूमेगा तो जनरेटर में अपने आप क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, ठीक है।
देखो क्या करना होता है, समझ लो जो लार्वा है, जो मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा का हुआ हलचल के कारण, गतिविधि के कारण क्या ऊपर आ गया, पृथ्वी के सतह के करीब आ गया। करीब आ जाने के कारण क्या होता है, ये समझ लो ये जो ब्लू वाला है सब मैग्मा है, ठीक है, यहाँ मैग्मा है, इसके ऊपर पत्थर है, क्या है, पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर को पार करके मैग्मा ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तो जहाँ पे ये अटक गया ना, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट बोलेंगे, ठीक है, ये जगह क्या कहलाएगा, हॉटस्पॉट कहलाएगा। दिक्कत, और ये पत्थर के ऊपर समझ लो पानी है, क्या है, पानी है, तो पत्थर किसके संपर्क में, मैग्मा के संपर्क में, तो पत्थर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और ये जो पानी है किसके संपर्क में आ रहा है, पत्थर, गर्म पत्थर के संपर्क में आ रहा है, तो ये पानी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। अब ये जब पानी गर्म हो जाएगा ना, तो ये पानी में क्या उत्पन्न होगा, वाष्प उत्पन्न होगा, ठीक है। और ये वाष्प को हम क्या करेंगे, पाइप के साथ, जो अंदर में पानी गर्म होने का कारण जो वाष्प उत्पन्न हुआ है, जो भाप उत्पन्न हुआ है ना, उसको पाइप के सहायता से हम कहाँ पे ले जाएंगे, टरबाइन के पास ले जाएंगे। जैसे हवा के आ जाने से पवन चक्की की पंखाएं घूमती थी ना, उसी प्रकार ये जो गर्म भाप है ये क्या करेगी, इस टरबाइन की पत्ती को जोर जोर से घुमाएंगे। टरबाइन की पत्ती को जोर जोर से घुमाएगी तो जो जनरेटर है, जनरेटर का आर्मेचर भी क्या होगा, घूमने लगेगा, और वहां से हमको क्या उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। बस इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, ठीक है, तुमको समझ में आ जाए, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी आ रहा होगा, कैसे इसका यूज किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा से कैसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यहाँ डायग्राम भी आ रहा होगा। उसी चीज को अच्छे से देख के उतार लेना। पूछेगा नहीं एग्जाम में, डायग्राम नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको जनरल आइडिया हो जाएगा, हाँ कैसे होता है सब कुछ, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, जब तप्त स्थल के संपर्क में भूमिगत जल आ जाता है तो वहां वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इन वाष्पों को पाइप की सहायता से टरबाइन के पास ले जाता है। वाष्पों में गति है, मतलब उसमें गति ऊर्जा है, ठीक है। गति होने के कारण टरबाइन घूमने लगता है, जिसके कारण विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न होता है। वाष्प क्या हुआ, यहाँ पे गरम गरम वाष्प निकला, टरबाइन की पत्तियों को घुमाने लगता है। जैसे गरम गरम वाष्प सीटी जो रहता है, प्रेशर कुकर का सीटी को उठाने लगता है, इतनी शक्ति तो है उसमें उठा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे पानी इतना गर्म हो जाता है, जो वाष्प निकलता है ना, वो इस टरबाइन की पत्तियों से टकराता है। ये समझ लो ऐसे है, ठीक है, ये टरबाइन का ब्लेड है, ठीक है, ऐसे आया, ये वाष्प से टकरा, ये घूमने लगा, दूसरा घूमने लगा, तो ये टरबाइन भी क्या होता है, घूमने लगता है, और जनरेटर भी घूमने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हो जाता है। ये जो विद्युत है, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसकी मदद से उत्पन्न हुआ, ये विद्युत ऊर्जा का जो सोर्स है वो क्या है, ज्वारीय, माने ये क्या है, भूमिगत, ये भू तापीय ऊर्जा। अगर ये तापमान नहीं रहता, मैग्मा नहीं रहता, तो क्या कभी भी विद्युत उत्पन्न होता नहीं। इसलिए ये जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्यों करा रहा है, इससे देखो ऊर्जा का प्राप्ति हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है, इसीलिए इसको बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। समझ में आया, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्यों बोला जाता है, भूतापीय ऊर्जा को समझ रहा है ना। अगर ये नहीं रहता, ये अंदर का तापमान नहीं रहता, मैग्मा नहीं रहता, तो कभी भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है नहीं। ये माने इस विद्युत का सोर्स क्या है, ये वाला चीज, ठीक है, रहेगा तभी ये होगा, ठीक है, इस मेथड से, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इस ऊर्जा का उत्पादन का नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ज्वारीय ऊर्जा को, माने भूतापीय ऊर्जा को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स है, स्रोत है, ठीक है। ये ऊर्जा नहीं रहेगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसकी मदद से। भूतापीय ऊर्जा के लाभ, अब भूतापीय ऊर्जा के क्या लाभ है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत है, इसकी मदद से अगर तुम ऊर्जा उत्पन्न उत्पादन करेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। देखो, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, एमसीक्यू में पूछेगा, बद देना। इसके उपयोग से ऊर्जा के अत्यधिक निर्माण पर भी ऊर्जा संकट उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन तुम कोयला का मदद से अगर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, तो कोयला खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मेथड के मदद से अगर तुम विद्युत उत्पन्न करेगा ना, तो कभी भी ये ऊर्जा संकट का जो खतरा, कभी भी ये जो मेथड है अंदर का मैग्मा कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा तुम क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करते ही रहेगा, विद्युत कभी कम नहीं होगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है। प्रदूषण में क्या होता है, इससे ना के बराबर होता है। इससे विद्युत ऊर्जा कभी भी उत्पन्न की जा सकती है। इससे विद्युत ऊर्जा कभी भी तुम उत्पन्न कर सकते हो। समझ में आया। तो ये हुआ भूतापीय ऊर्जा की मदद से हम लोग कैसे करते हैं। अब इसको जल्दी से लिख लो, उसके बाद बायोमास बायोगैस पढ़ते हैं, इसको लिख लो पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई प्रकार के ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो है बायोमास या फिर उसको जैव भार ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा, इंग्लिश में बायोमास एनर्जी भी बोला जाता है। ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा का नया स्रोत है, न्यूनतम स्रोत है, ठीक है। बायोमास ऊर्जा या फिर जैव भार ऊर्जा या फिर बायोमास एनर्जी, ठीक है। होता क्या है, देखो, बायोमास कहने का तात्पर्य मित्र पौधे मतलब मरे हुए पौधे, घरेलू अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कचरा,
ठीक है। तो घरों में जो कचरा निकलता है उसे ही बोलते हैं घरेलू अपशिष्ट। कृषिगत अपशिष्ट मतलब खेती करते समय जो अपशिष्ट निकलता है, जो कचरा उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं कृषिगत अपशिष्ट, ठीक है। पशु उत्सर्जन और पशु सब आदि से है। तो बायोमास बोलने का मतलब क्या है, जो घर में जो साग सब्जी फल उल छिलका होता है, घर का जो अपशिष्ट कचरा रहता है, या फिर खेतों में देखते हो खेती उती करते हैं तो पुआल वाल आता है, ठीक है, उसको भी बोलेंगे अपशिष्ट बोलेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी जीव जंतु है उसका मरा हुआ शरीर, सब मतलब मरा हुआ शरीर, ठीक है, या फिर उसके द्वारा जो गोबर या गोबर मलमूत्र का त्याग किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलेंगे बायोमास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोमास। तो बायोमास मतलब एक्चुअली समझ में आया क्या, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा है, ठीक है, या हम लोग का मरा हुआ शरीर, जीव जंतु पे गाय जो ये होता है समझ लो जानवर होते हैं, उनका मरा हुआ शरीर उनके द्वारा त्यागा गया मल मूत्र, ठीक है, खेतों से जो पुआल वाल लकड़ी उकड़ी निकलता है, वो सब चीज़ों को ही हम बोलेंगे बायोमास। क्या बोलेंगे? बायोमास। बायोमास की परिभाषा समझ में आई, ठीक है। इनमें संग्रहित ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। और इन चीज़ों में मतलब मृत पौधे, घरेलू अपशिष्ट, कृषिगत अपशिष्ट, पशु उत्सर्जन और पशु सब इत्यादि में भी सब में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा रहती है। उसमें जो ऊर्जा रहती है ना, उन सब को एक साथ मिला के हम क्या बोलेंगे? बायोमास ऊर्जा बोलेंगे। समझ में आया? बायोमास ऊर्जा करने का मतलब क्या है, पुआल में या फिर मरा हुआ जीव में जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा छुपा हुआ है, उस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? बायोमास ऊर्जा। बायो ईंधन या जैव ईंधन किसे कहते हैं? तो बायोमास से उत्पन्न ईंधन को जैव ईंधन बोलेंगे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं, इससे ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों से ईंधन प्राप्त किया जाता है। तो जो ईंधन इन सब चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, उसी को ईंधन को हम क्या बोलेंगे? बायोमास ईंधन, ठीक है। बायोमास ईंधन का परिभाषा समझ में आया, बायोमास फ्यूल का परिभाषा समझ में आया, ठीक है। बायोमास जो होता है उनसे जो ईंधन प्राप्त किया जाता है, उस प्रकार के ईंधन को हम बोलेंगे बायो ईंधन या जैव ईंधन, ठीक है। एक एक मास का डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। तो जैव ईंधन या बायो ईंधन जो है ना, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जैव ईंधन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस समझ में आता है ना, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे पुआल क्या है? जैव बायोमास है या जैव भार है, ठीक है। और इसको जलाने पे ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो पुआल क्या कहलाएगा? ईंधन कहलाएगा। ऐसा ईंधन कहलाएगा जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। लकड़ी, घरेलू ठोस अपशिष्ट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब जो जैव ईंधन है ही है या बायो ईंधन है ही है, लेकिन ये किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार तरल जैव ईंधन मतलब ऐसे जैव ईंधन, ऐसे बायोफ्यूल या बायो ईंधन जो तरल अवस्था में माने पानी के जैसा अवस्था में पाई जाती है, उस प्रकार का बोलते हैं बायोडीजल। डीजल अलग है और बायोडीजल अलग है, उसको डिटेल में आगे पढ़ूंगे जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर गैस जैव ईंधन, ऐसा जैव ईंधन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? गैस जैव ईंधन, ठीक है। वो है बायोगैस या गोबर गैस, ठीक है, बायोगैस या गोबर गैस। हाँ, उस सब चीज़ों को लिख लेना, एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। एक ऐसा जैव ईंधन का नाम लिखो जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल रूप में पाया जाता है, तो क्या लिखना? बायोडीजल लिखना। एक ऐसा जैव ईंधन या जैव भार ईंधन का नाम लिखो जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो पुआल, लकड़ी, घरेलू, ये सब क्या है? ईंधन ही है। ये सब क्या है? ईंधन है। और यही सब चीज़ तो क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। तो बायोमास से जो ईंधन प्राप्त होता है उसी को तो क्या बोलते हैं? बायो ईंधन। तो ये सब चीज़ों क्या है? बायो ईंधन। और ये सब किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। समझ में आया? और गैस जैव ईंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस या गोबर गैस उसे कहते हैं, ठीक है। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, भैया ये बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बायोमास में जो टॉपिक है उसमें जो बायोगैस हमेशा पूछते रहता है, 2 मार्क्स का डेफिनेशन में पूछते रहता है, ठीक है। तो बायोगैस किसे कहते हैं ये देखो। अब हमको क्या करना है? बायोगैस हमको प्राप्त करना है। तो समझ लो जितना भी बायोमास है, बायोमास मतलब वही मरा हुआ जीव, मरा हुआ पेड़ पौधा, गोबर, मलमूत्र, मरा हुआ सबको एक जगह इकट्ठा कर दो। सबको क्या कर दो? एक चेम्बर में, एक बहुत बड़ा ये ले लो, कटोरा ले लो, मतलब सब लो बहुत बड़ा चेम्बर ले लो, बहुत बड़ा
कुछ बर्तन ले लो, ठीक है, उसमें सबको क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, सबको इन सब चीज़ें जितने भी सड़ी गली चीज़ें सबको इसमें क्या कर दो, डाल दो। ये सब चीज़ें अपने आप सड़ गल के क्या बन जाएगी, एक गैस बना देगी, अंदर में बहुत गैस बनाएंगे, गैसों का मिश्रण बनाएंगे, और जो गैस उत्पन्न होगा ना उसी को हम बोलेंगे बायोगैस। समझ में आया? सारे बायोमास को एक जगह इकट्ठा कर दो, गोबर, लकड़ी, पुआल, पेड़ पौधा का सड़ा हुआ ये तना, ठीक है, पतिया, घर का जो सब्जी उब्जी है उसको सब जगह क्या कर दो, एक जगह इकट्ठा कर दो, एक बहुत बड़ा चैम्बर में इकट्ठा कर दो, ठीक है, ढक्कन उक्कन लगा दो, बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, और सड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एक गैस, अंदर से एक गैस निकलेगा, उस गैस को हम क्या बोलेंगे, बायोगैस। समझ में आया? या फिर गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। देखो यह डेफिनेशन क्या लिखा है, बायोमास, बायोमास यानी वृक्ष, पेड़ पौधे, घरेलू अपशिष्ट, पशुओं द्वारा त्यागे गए मलमूत्र को एक बहुत बड़े कक्ष में, वही पात्र में मतलब बर्तन में संग्रहित कर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, इसको पढ़ाते हैं अभी, क्या है आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन्हें विघटित किया जाता है, इससे एक दहनशील गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है जिसे बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। तो समझ में आया? अंदर में क्या करना है हमको, सब चीज़ों को बायोमास को डाल देना है, ठीक है, और अंदर में बैक्टीरिया, अपने आप बैक्टीरिया पनपेगा, ठीक है, जिस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ से सबको विघटित करते जाएगा, तोड़ते जाएगा, सबको सड़ा गला देगा, ठीक है, सड़ने गलने के बाद अपने आप यहाँ से क्या हो जाएगा, गैस की सृष्टि होगी, गैस उत्पादन होगा। इस स्थिति को बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जाना चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे होना चाहिए, अंदर में ऑक्सीजन उपस्थित रहना चाहिए, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। इसे गोबर गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गोबर का उपयोग अन्य बायोमास की तुलना में अधिक होता है। पूछेगा बायोगैस को गोबर गैस क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे सब चीज़ें डालती है, फल फूल, माने जितना भी सड़ा गला चीज़ डालते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में गोबर को डाल देते हैं, गोबर की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। बायोगैस विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, तो उसमें किन किन प्रकार के गैस यहाँ पे निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के गैस यहाँ पे बनता है, एक प्रकार का गैस नहीं बनता है। बायोगैस एक्चुअली में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, और वो सारे गैसें कैसे हैं, दहनशील है, मतलब जलने वाले हैं, ठीक है। दहनशील मतलब वे सारी गैस जो जल जाए, ठीक है, जिसको आग लगाओ क्या कर देगा, जल जाएगी, ठीक है। तो बायोगैस में CH4 मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें उत्पत्तित रहती है। तो बायोगैस विभिन्न प्रकार के मिश्रण, गैसों का मिश्रण है। पूछेगा ये क्या H2, बायोगैस में H2 की मात्रा पाई जाती है, H2 गैस की मात्रा पाई जाती है, माने हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो हाँ उपस्थित रहता है, ठीक है। बायोमास में मीथेन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक 75% है। ये जितना भी गैस है, जितना भी गैस बायोगैस, ये सब गैसों को मिला के क्या बनता है, बायोगैस बनता है, ठीक है। और जितना भी गैस है उसको सबको 70% मान लिया जाए, कितना मान, सॉरी 100% मान लिया जाए, तो उसमें 75% सबसे कौन है, सिर्फ मीथेन है, क्या है, मीथेन गैस उत्पन्न होता है। तो समझ में आया ना, जितना भी बायोगैस उत्पन्न होता है विभिन्न प्रकार के गैस, उसमें 75% गैस कौन सा रहता है, 80% मीथेन रहता है, बाकी का ये सब रहता है। समझ में आया? तो बोलेगा बायो, ऐसे पूछेगा, बायो लिख लेना, बायो गैस का मुख्य अवयव कौन सी गैस है, मतलब मुख्य कौन सी गैस उसमें उपस्थित रहता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस रहता है, तो क्या लिखना, मीथेन, CH4, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH4। MCQ में पूछेगा, हमेशा पूछता है, ठीक है, कि बायोगैस का मुख्य अवयव गैस कौन सा है या मुख्य अवयव कौन सा है, तो मीथेन है। कौन सा है, सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में कौन पाया जाता है, 75% कौन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। तो बायोगैस समझ में आया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये सब अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहले बायोगैस समझ में आया क्या है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बायोमास को एक साथ मिला दो, सड़ गल जाएगा, अपने आप का गैस के रूप में बन जाएगा, गैसों का जो मिश्रण होगा, जो आग लगाने पर जलने लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे, बायोगैस बोलेंगे। उसको गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय डालने समय सबसे अधिक मात्रा में क्या डाल देते हैं, हम गोबर डाल देते हैं। समझ में आया? इस चीज़ को जरूर ध्यान से लिख लो, अच्छे से, इसको भी लिख लेना, इस पॉइंट को भी, ठीक, पहले ध्यान से इसको उतार लो। अब तुम लोग को बायोगैस समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब देखो, बायोगैस जो है एक दहनशील गैस है, जलने वाला गैस है, जिसको आग लगाओगे तो वो क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो उसका क्या उपयोग है, अब कोई भी गैस है जो जलने वाला है, उसका क्या उपयोग होगा, ईंधन के रूप में उपयोग होगा, ठीक है। तो देखो बायोगैस का उपयोग, बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में लैंप जलाने, छोटा छोटा जो लैंप होता है, ठीक है,
उसमें बायोगैस मतलब ये गैस डाल दिया जाता है, ठीक है, और जिसके बाद वो क्या होता है, लैंप जलने लगता है। खाना पकाने में किया जाता है, इसका उपयोग खाना पकाने में भी किया जाता है, मतलब इसके मदद से आग जला के खाना पकाने में, ये नहीं कि इसको खाना पकाने में, समझ रहे हो ना। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में करके विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब बायोगैस के जो गैस है, जो एक दहनशील जलने वाला गैस है, उसका उपयोग तुम ईंधन के रूप में करके, मतलब कोई एक ऐसा यंत्र है जिसमें ईंधन के रूप में कर दो और उसकी मदद से क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, ठीक है। विद्युत के उत्पादन में भी बायोगैस का उपयोग होता है। अब एक क्वेश्चन आएगा, भैया मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो वहाँ बोले वो क्या होता है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है मिथेनोजेनिक मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, मीथेन गैस, ठीक है। बायोमास को विघटित कर मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। जो एक बड़ा सा चेम्बर लेते हैं जिसमें बहुत सारा बायो के गोबर उबर सब डाल देते हैं ना, अब क्या होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया सब, जो इन सब चीज़ों को, जो बायोमास है, गोबर मल मूत्र पेड़ पौधा सबको सड़ा के क्या उत्पन्न करता है, मीथेन गैस बना देता है। क्या यहाँ से बनाता है, मीथेन गैस बना देता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो इन सब चीज़ों से मीथेन गैस बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मीथेन को बनाने वाला बैक्टीरिया, जेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखे हैं मिथेनोकोकस, ठीक है, इंग्लिश में ही याद रखना, ठीक है, हिंदी में और डेंजर हो जाएगा, ठीक है। तुम बोले भैया हिंदी में काहे नहीं लिख रहे, हिंदी में और डेंजर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में नाम रखना ना बहुत ईजी हो जाएगा। मिथेन तो यहाँ से पता है स्पेलिंग, मिथेनोकोकस, ठीक है। तो बोलेगा एक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का नाम लिखो, तो क्या बोलना, मिथेनोकोकस। 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछेगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, तो इस पूरा को लिखना, उसके बाद अच्छे से नीचे करके उदाहरण लिख के मिथेनोकोकस लिख देना, समझ में आया ना, तब नंबर मिलेगा, ठीक है। बायोगैस का लाभ, बायोगैस का लाभ क्या है, ठीक है। अब तुम लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, भैया बायोगैस का उपयोग, बायोगैस का लाभ समझ में नहीं आ रहा, क्या दोनों अलग अलग है, हाँ अलग है। समझ लो ये मार्कर है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग है कि इस पर हम, इसका उपयोग से हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं। इसके उपयोग से हमें क्या लाभ मिलेगा, जो चौक है, अगर चौक का उपयोग करते क्या होता है, शरीर गंदा हो जाता है, लेकिन इसके उपयोग से शरीर गंदा नहीं होगा, ये इसका लाभ है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, इससे लिखते हैं, और इसके उपयोग से मेरा शरीर गंदा नहीं होगा, कपड़ा गंदा नहीं होगा, ये इसका क्या है, लाभ है। तो उपयोग और लाभ दोनों चीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। देखो बायोगैस का उपयोग करेगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। पहला लाभ देखो, यह ईंधन का सस्ता साधन है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। जो बायोगैस का उपयोग से हमें क्या मिलेगा, ये ईंधन, जो ईंधन उत्पन्न होता है, जो गैस उत्पन्न होता है वो बहुत सस्ता आता है, ठीक है, और इसके ज़्यादा प्रयोग से भी प्रदूषण नहीं फैलता, इसका ज़्यादा चलाओगे ये गैस, जो प्रदूषण नहीं होगा। बायोगैस के उत्पादन से अपशिष्टों का अच्छा निपटान होता है। अब देखो कहाँ जहाँ तहाँ कचरा फेंका हुआ था, ठीक है, सारे कचरा को एक जगह इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, बायोगैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बायोगैस जब बनाते हैं, बायोगैस बनाते हो तो उस समय सारा कचरा को एक जगह इकट्ठा करते हैं, मतलब जहां इधर उधर जो कचरा फेंका रहता है सबका क्या हो जाता है, एक जगह अच्छा से संग्रहित किया जाता है, ठीक है। कचरा को सबको एक जगह से अच्छा खत्म कर दिया जाता है, मतलब इधर उधर कचरा जो रहता है सबको जमा करके हम उसका उपयोग अच्छे कामों में कर सकते हैं। तो ये होता है कि कचरा उचरा जो फेंका रास्ता पे रहता है, इधर उधर फेंका रहता है, उसका निपटान हो जाता है, मतलब उसका एक अच्छा सा उपयोग कर सकता है, वो इधर उधर फेंका नहीं रहेगा अगर इस विधि से चले। बायोगैस उत्पादन करने के बाद बचे अपशिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। जो भी बायोमास डालते हैं उसमें से क्या होता है, सड़ गल के क्या होता है, आधा गैस बन जाता है, थोड़ा बहुत जो चीज़ मान मटेरियल बचा रहता है उसका उपयोग हम लोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। गोबर ओबर थोड़ा बहुत जो बचा रहता है, अंदर में कुछ तो बचा रहेगा ना, सारा तो गैस नहीं बन जाएगा ना, इसको तोड़ के गैस बनाया जाता है। बहुत सारा चीज़ जो अंदर में डाले हो ना उससे गैस निकल जाएगा और ऐसे सब कुछ रह जाएगा, सड़ गल जाएगा, ठीक है। वो सड़ गल जाएगा, गोबर ओबर का उपयोग क्या कर सकते हैं हम, खाद के रूप में कर सकते हैं। ये क्या है, लाभ है। समझ में आया लाभ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का 7th वीडियो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से उतार लेना, ठीक है। इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।